चलिए आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के विषय में पढ़ते हैं और आज की क्लास थोड़ा स्पीड में चलेगा, कारण आप अंत तक समझ ही जाएंगे। चलिए देखते हैं, बिना किसी बातचीत का डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इसे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन पर्सन को रेफर करता है और पर्सन जो होता है वह तीन तरह का होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। इसको पहले केस चार्ट से हम लोग समझ लें, उसके बाद इसके यूज और फंक्शन पर चलते हैं। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस जिसका काम है सब्जेक्ट बनाना। दूसरा आता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस जिसका काम है संबंध या अधिकार दिखाना। और तीसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। नॉमिनेटिव केस का काम कैसा है? सब्जेक्ट बनाना है, एज सब्जेक्ट। इसका प्रयोग वर्ब से पहले होगा और इसका प्रयोग वर्ब के बाद होगा। यह ऑब्जेक्टिव केस है, यानी वर्ब से पहले जो हम यूज करेंगे वह नॉमिनेटिव केस का, और वर्ब के बाद जो यूज करेंगे वो होगा ऑब्जेक्टिव केस का। ये फंक्शन हम लोगों को पढ़ना है। और पॉजेसिव केस क्या बताएगा? या तो संबंध बताएगा या रिलेशनशिप दिखाएगा। यह पॉजेसिव की बात करेगा, पॉजेशन की बात करेगा, या रिलेशन की बात करेगा, या ऑनर की बात करेगा। तो ये पॉजेसिव केस के फॉर्म में आएगा। या पॉजेशन दिखाएगा, रिलेशनशिप दिखाएगा, ऑनरशिप दिखाएगा। अधिकार संबंध की बात करने वाला जो केस होता है वो पॉजेसिव केस होता है। इसमें भी दो फॉर्म है, एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव, हालांकि यह डिटर्मिनर होता है, और दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें भी दो फॉर्म होगा। अब बात करें फर्स्ट पर्सन में, तो आई और वी ये जो है यह फर्स्ट पर्सन का वर्ड है। दूसरा इसी का अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाते हैं तो माई होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन। और ऑब्जेक्टिव केस मी। यह आप लोगों को आता ही होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। आप लोगों को ना आए तो किसे आ सकता है, ये तो मुझे पता है। चलिए, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर। पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स। और अस ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। ये जो फर्स्ट पर्सन का वर्ड है ये स्पीकर है। फर्स्ट पर्सन कहते किसको हैं? स्पीकर को, बोलने वाले को। दूसरा जो पर्सन है वह सेकंड पर्सन है। वह सेकंड पर्सन में कौन सा वर्ड आता है? यू। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स। और यू ही क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये दूसरा जो है वह क्या है? लिसनर है, सुनने वाला है। और तीसरा जो हो गया वह ही सी इट हो गया, यह सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में आया ही सी इट दे। अब ही सी ही का अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं तो क्या होगा? हिज। पॉजेसिव प्रोनाउन हिज, ऑब्जेक्टिव केस क्या? हिम। सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स और ऑब्जेक्टिव केस हर। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, पॉजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं, और इट ही क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। दे का देयर होगा पॉजेसिव प्रोनाउन। देयर्स जो है पॉजेसिव, सॉरी देयर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन, और देम जो है वह है ऑब्जेक्टिव केस। ये जो है वह थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन कहते हैं किसको है? नॉन एक्टिव होता है सेंटेंस में, नॉन एक्टिव, जिसके विषय में हम बात करते हैं। मैं आपसे कहा कि वह जा रहा है, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप जो हो गए वह सेकंड पर्सन, और जिसके विषय में मैंने कहा वह क्या होगा? थर्ड पर्सन। ये सब तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से आता होगा, ये तो मुझे पता है, फिर भी मैंने लिख दिया। चलिए अब हम इसका फंक्शन समझते हैं कि कहां पे किसका फंक्शन करते हैं। मैंने पहले कहा कि आज का क्लास जो होगा वह स्पीड में होगा। उसके पीछे का जो कारण है यह आप अंत में समझेंगे। चलिए अब हम नॉमिनेटिव केस का यूज कहां करते हैं इसको जान लेते हैं। तो सेंटेंस में वर्ब से पहले अगर यूज करना है
तो हमें नॉमिनेटिव केस का यूज करना होगा, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में। और वर्ब के बाद हमें यूज करना है तो ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद भी हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का। प्रेपोजिशन के बाद भी यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस का। और तीसरी बात याद रखना है कि अगर जेरेंड के फॉर्म में कोई वर्ब आ रहा है एज अ सब्जेक्ट, तो उसके आगे भी हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का। और चौथी बात याद रखना है कि जब कभी भी हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर जब करना हो तो हमेशा यह सिमिलर केस के बीच होता है। सिमिलर केस का अर्थ क्या हुआ कि नॉमिनेटिव केस के बीच नॉमिनेटिव केस का कंपेयर होगा, पॉजिटिव केस के बीच पॉजिटिव केस का कंपेयर होगा, ऑब्जेक्टिव केस के बीच ऑब्जेक्टिव केस का कंपेयर होगा। यह सिमिलर चलता है। तो सिमिलर कंपेयर हमेशा सिमिलर केस में होगा। इस पॉइंट को आप पहले नोट करें, उसके बाद एग्जांपल्स पे चलते हैं। चलिए नोट कर लिए प्रेपोजिशन क्या होता है, ये तो आगे चल करके हम लोग समझेंगे। फिलहाल हिंट के तौर पर जान लें कि इन, एट, बाय, विद, टू, फॉर, लाइक, अनलाइक, बिटवीन, अमॉन्ग, ये सभी क्या है, प्रेपोजिशन है। कंफ्यूज करेगा एक दो वर्ड, कौन कौन सा वर्ड कंफ्यूज कर सकता है उस चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे कि लाइक शब्द जो है वर्ब में भी फॉर्म में आता है, बट जो है वह कंजंक्शन में भी आता है। इन दोनों चीजों को याद रखें और इसको हम लोगों को स्पेसिफिक फॉर्म में देख लेंगे। इसको लाइक और बट का यूज कहाँ करते हैं। बाकी तो बस वही है, बिटवीन प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन ही रहेगा, लेकिन लाइक बट ये सब क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा सेंटेंस के अंदर। चलें इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, उसके बाद इन चीजों को पढ़ेंगे कि लाइक और बट क्या है, उसके साथ किस तरह का वर्ब होगा तो क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा तो क्या होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए जा रहा हूं और ये जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट पर आप उसे सोल्व करें। जैसे सेंटेंस है, हिम टीचेज आई, गलत लिख रहा हूं, आपको सही करना है। दूसरा, बिटवीन यू एंड आई देयर इज नो प्रॉब्लम। तब तक लगाएं माथा, कहां पे क्या होगा। बस ध्यान में वही 4 पॉइंट रखना है। क्या सब कि वर्ब के पहले किस केस का, नॉमिनेटिव केस का, वर्ब के बाद किसका, ऑब्जेक्टिव केस का, प्रेपोजिशन के बाद किसका, ऑब्जेक्टिव केस का, अगर जेरेंड के फॉर्म में आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का, और केस जब हम यूज करेंगे कंपेयर में तो वहां पे क्या होगा, सिमिलर केस का। बस ये 4 पॉइंट को याद में रख करके इस क्वेश्चन को सोल्व करें। दिस हाउस was divided between you and he. Let you and I do it. पांचवा सेंटेंस, talking he was not pleasant. हेलो। छठा, he runs faster than me. It was me who
हेल्प्ड यू। आठवां, चलिए सही करें सेंटेंस को उन 4 कंडीशन में याद रख करके। क्या क्या कंडीशन था कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग वर्ब से पहले हम किसका यूज करते हैं, वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस, वर्ब के बाद क्या, ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा कंडीशन क्या था, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा कंडीशन क्या था कि वर्ब प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्टिव केस, अगर यह सब्जेक्ट के फॉर्मेशन में आता है तो। चौथा कंडीशन क्या था, कंपेयर अगर हमें करना है तो कंपेयर हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। इन चारों पॉइंट को ध्यान में रख करके हमें सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। हिम टीचेज आई, सेंटेंस में टीचेज क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले क्या होगा, नॉमिनेटिव केस। हिम दिखा है, गलत है, क्या होगा, ही। हिम का नॉमिनेटिव ही। टीचेज के बाद ऑब्जेक्टिव केस, आई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, नॉमिनेटिव केस होता, इसलिए गलत हो गया। इसके आगे लिखना है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। यह मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस। बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट यू दोनों काम करता है, इसलिए यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। यू टीच मी, यहां यू क्या है, वर्ब से पहले है तो नॉमिनेटिव केस। आई टीच यू, यहां वर्ब के बाद है यू तो ऑब्जेक्टिव केस। तो इसलिए यू में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो यू शुरू में हो बाद में हो वहां देखना ही नहीं है। आगे देखें, अब बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के आगे आई लिखा, नॉमिनेटिव केस होना चाहिए, यहाँ पे होगा क्या, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए ना। यहाँ तो नॉमिनेटिव केस दिया है तो यहाँ मी लिखना होगा, क्योंकि बिटवीन प्रेपोजिशन है, अपने साथ ऑब्जेक्टिव लेगा। दिस हाउस वाज डिवाइडेड, बात यहाँ पे भी वही है। कहाँ गया रेड स्केच, चलिए देखिए यहां भी बात वही है। यह प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। यू में तो सोचना ही नहीं है, यू तो दोनों है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सोचना है उसके आगे। तो बिटवीन के आगे क्या होगा, हिम की ही, तो हिम लिखना होगा ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है। लेट सेंटेंस का क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। यू ऑब्जेक्ट आ गया, कोई बात नहीं। आगे देखें, आई क्या है, नॉमिनेटिव है, बनाना होगा मी, क्योंकि वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। टॉकिंग हिम, टॉकिंग क्या हो गया, V1 प्लस आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्टिव केस। हिम ही होगा कि हिम, हिम का यूज करना होगा। आगे देखें, ही रन्स फास्टर देन मी, ही रन्स फास्टर देन मी, वह तेज दौड़ता है मुझसे। कंपेयर किसके साथ हो रहा है, ही को मी के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप। और ही किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में। कंपेयर हमेशा सिमिलर, यानी जो केस हमारा नॉमिनेटिव वही केस हमारा ऑब्जेक्टिव, तब जाके कंपेयर। अगर सब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो सब्जेक्ट रहना पड़ेगा, यानी सब्जेक्टिव केस में मी नहीं आई। अगर ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते तो ऑब्जेक्ट रखते। इट वाज मी, इन सेंटेंस को देखें क्या है, यह ये वाज तो वर्ब है, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये सेंटेंस तो लगता है सही है, लेकिन है सही क्या, नहीं। एक चीज याद रखना है आपको कि इट जब डमी सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉमिनेटिव केस ही आता है। जैसे इट इज आई, मैं ही तो हूं, इट इज यू, तुम ही तो हो, इट इज ही, वही तो है। तो ये बात याद रखें, इट वाज आई, मैं ही तो था, मैं ही तो था। इम्फेटिक के फॉर्म में नॉन प्रोनाउन पर जब जोड़ डाला जाता है तब सेंटेंस में इट का प्रयोग होता है। और इट जो होता है वह नकली सब्जेक्ट होता है, जिसको डमी सब्जेक्ट कहते हैं। और डमी सब्जेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं, रियल सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, आई। इसलिए यहां पे मी न लिख करके हमें लिखना होगा आई। हु हेल्प्ड देम, कि हु हेल्प्ड दे, क्या सही, हेल्प क्या है, सेंटेंस का वर्ब, और वर्ब के आगे हमें रखना है ऑब्जेक्टिव केस। और यहां पे आपने रखा है दे, ये गलत हो गया, यहां रखना होगा ऑब्जेक्टिव देम। आई लव यू,
एज मच एज सी, मैं आपसे प्यार करता हूं उतना ही जितना उससे। लव के बाद यहां जो यू है ऑब्जेक्ट है, मैं आपसे भी प्यार करता हूं उतना जितना उससे, यानी दोनों के बीच में कंपेयर होगा, यू और सी के बीच में। तो यू और सी के बीच में अगर कंपेयर करते हैं तो ये देखना होगा आपको कि यू कौन सा केस, यू यहां पे ऑब्जेक्टिव केस, क्यों? क्योंकि वर्ब के आगे, और वर्ब के आगे तो ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा, धीरे धीरे आएगा। चलिए पढ़ते रहिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है। आएगा कैसे नहीं? कोई कह रहा था कि हलवा है, मुझे भी लगता है कभी कभी, लेकिन ऐसा है नहीं। लव यू एज मच एज सी, क्या होगा यह? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का कंपेयर ऑब्जेक्टिव केस के साथ यहां रखना होगा हर। यू आर टॉट बाय आई, सेंटेंस में देखें, टॉट क्या है? सेंटेंस का वर्ब, बाय क्या है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, इसका अर्थ यहां पे मी रखना होगा। चले फटाफट नोट करें इसको। हो गया नोट? क्या हुआ? चलिए अगर इतना समझ में आ गया, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइए फटाफट, बना करके आप बताएं। क्वेश्चन है ये, आई एज वेल एज, आई एज वेल एज, ये क्वेश्चन है। हिम इज डूइंग द वर्क, बनाए इसको। सेंटेंस में क्या गलती है, क्या सही करना होगा? ऐसा ऑपरेशन होगा अंग्रेजी का जो टाका टूका का जरूरत नहीं पड़ेगा, और आप लोगों के रहते हुए बताइए क्या गलती है, जरा बताएं। मैंने कहा था पहले ही आज कि आज बहुत स्पीड में हम लेकर के चलेंगे क्लास को, इतना स्पीड जितना कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और उसका रीजन आपको लास्ट में जाकर के पता चलेगा। चलिए देखिए, आई एज वेल एज हिम इज डूइंग द वर्क, इस सेंटेंस में क्या गलती है, कहां सही करने की आवश्यकता है? क्या कह रहा? आई सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है, हाँ है। एज वेल एज ही, कंपेयर किसको कर रहे हैं? कि उसके जैसा। अगर आई और ही को कंपेयर कर रहे हैं तो ही में होगा कि ही हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट मेरा मेन आई है तो आई के साथ जो वर्ब आएगा वह इज नहीं होगा, एम होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, इसको ऐसे लिख करके देखें, आई एम डूइंग द वर्क एज वेल एज ही, अब समझ में आ जाएगा। वही चीज तो यहां पे भी है। क्या है? कंपेयर किसके साथ हुआ कि मैं काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग द वर्क एज वेल एज ही, किसके जैसा? उसके जैसा। तो आई कंपेयर कर रहा है ही के साथ, आई नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए ही को भी नॉमिनेटिव केस में आना पड़ा। यहाँ ही में था क्या? ऑब्जेक्टिव केस था ना जी, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। दूसरी बात, आई के साथ वर्ब जो आया एम, और यहाँ लिखा हुआ था इज, जबकि रियल सब्जेक्ट ये नहीं है, रियल सब्जेक्ट हमारा आई है। समझ में आएगा? धीरे 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 आप सभी चीजों को समझ जाएंगे। चलिए, वो जो बात मैंने कहा था कि लाइक जो है वो वर्ब का भी काम करता है और प्रेपोजिशन का भी काम करता है, उस चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अरेंजमेंट के तरफ। अब रहा कि लाइक जो है क्या होगा सेंटेंस में। जैसे अगर कहीं पे सेंटेंस ऐसा लिखा हो कि सी लाइक आई एम आ टीचर, क्या यह सेंटेंस सही है या कुछ सही करने की आवश्यकता है? तो ये जो लाइक है ये बार बार कंफ्यूज करता रहेगा आपको कि ये लाइक है क्या, वर्ब है कि प्रेपोजिशन है, वर्ब है कि प्रेपोजिशन है, वर्ब है कि प्रेपोजिशन है। उसी चीजों को तो हम दूर करने के लिए यहाँ पे हैं। लाइक जो है यह वर्ब भी है और प्रेपोजिशन भी है, तो जब लाइक वर्ब बनेगा तो इसका अर्थ होगा पसंद करना। और लाइक जब प्रेपोजिशन बनेगा, लाइक जब यह प्रेपोजिशन का काम करेगा, तब इसका अर्थ होगा के जैसा, के तरह।
ये अर्थ देगा प्रेपोजिशन में। और हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेपोजिशन के बाद जो हम यूज करेंगे वह हमारा कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। और जब यह प्रेपोजिशन बनेगा तो किसी भी प्रेपोजिशन को हम सिंगुलर प्लुरल नहीं बनाते हैं, लाइक्स नहीं लिख सकते हैं तब। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन का ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लुरल होता है। कैसे? हेलो, बिटवीन, बार बार ये भी खराब होता है। क्या बिटवीन का बिटवीन्स कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भाई ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का होता है। अरे भाई क्या हो रहा है, बैटरी इसका डाउन हो गया। जितना स्पीड में करना चाहते हैं उससे ज्यादा गड़बड़ा जाता है। देखिए हेलो, चलिए माइक का बैटरी जो है सो डिस्चार्ज हो गया था, अब चलेगा काम। आगे देखते हैं क्या बताए कि बिटवीन का हम बिटवीन्स इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन में एस ई एस नहीं लगता है, वो सिंगुलर प्लुरल नहीं होता। इसलिए लाइक जब प्रेपोजिशन का काम करेगा तो इसका सिंगुलर और प्लुरल से कोई लेना देना नहीं है, वह लाइक लाइक ही रहेगा। और लेकिन जैसे ही यह वर्ब बनाएगा तो इसका सिंगुलर और प्लुरल तो हम करेंगे ही, लाइक्स तो लिख ही सकते हैं, तब यह सिंगुलर और प्लुरल हो सकता है। समझ में आ रहा है? तब यह सिंगुलर बन सकता है और प्लुरल बन सकता है। यह बात आपको याद रखना है। जैसे ही लाइक मी, वह मुझे पसंद करता है। इस सेंटेंस में लाइक क्या है? वर्ब है। यह गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यह वर्ब है तो इसमें सिंगुलर बनाना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर लाइक कहीं पे प्रेपोजिशन बनता हो, एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। अब आइए इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। क्या यहां लाइक वर्ब का काम कर रहा है? अगर यह वर्ब का काम कर रहा है तो फिर दूसरा एम यहां पे क्या कर रहा है? यह सेंटेंस को क्या ऐसे करके आप पढ़ें, थोड़ा इसको हटा करके देखें। सी एम भी नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि रियल सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी। सी के साथ क्या होता है? इज। यहां इज का यूज करना होगा। सी इज अ टीचर। इस लाइक को आप बाहर करके देखें, लाइक। अब यह लाइक यहाँ पे क्या बना? प्रेपोजिशन। और अगर यह प्रेपोजिशन बना तो आई के साथ क्या आएगा? मी। तो क्या बनेगा सेंटेंस? सी इज अ टीचर लाइक मी। इसका अर्थ हुआ कि लाइक यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। अगर यह प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो यहाँ पे आई का यूज न करके हमें करना होगा क्या? मी। तब जाके सेंटेंस सही होगा। क्या फॉर्मेशन हुआ? इसका फॉर्मेशन यही है कि सी लाइक मी इज अ टीचर। और इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यही होगा कि सी इज अ टीचर लाइक मी। लेकिन ऐसा न लिख करके ऐसा लिखा रहता है ताकि आप कंफ्यूज होते रहें और गलत करते रहें। लेकिन हम नहीं होने देंगे। मेरे रहते हुए आप कंफ्यूज हो जाएं, ऐसा थोड़े होगा। हम तो गर्दा छोड़ा देंगे इसको। ऐसा ऑपरेशन करना है आपको। हाँ, चलिए नोट कीजिए इसको। समझ में आ गया कि लाइक जो है जब प्रेपोजिशन बनेगा तो उसका सिंगुलर प्लुरल नहीं होगा। दूसरी बात, अगर वह प्रेपोजिशन बनता है तो उसके आगे किस केस का यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। और अगर वर्ब बनता है तो भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें इसको कि लाइक का अगर अपोजिट वर्ड लेते हैं, लाइक का अपोजिट वर्ड तो होता है डिसलाइक। अगर डिसलाइक वर्ब बना तो यह सिंगुलर प्लुरल तो होगा ही। यह डिसलाइक क्या हो गया? प्लुरल। और इसी का डिसलाइक्स अगर हम लिखते हैं तो यह क्या होगा? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि वर्ब है तो इसमें तो ऐसी एस हम जोड़ ही सकते हैं। लेकिन अगर वह प्रेपोजिशन सिर्फ बनता है तब नहीं जोड़ सकते हैं। अब देखिए अनलाइक और डिसलाइक, इन दोनों में क्या अंतर है? अनलाइक, यह अनलाइक सिर्फ बनता है तो प्रेपोजिशन बनता है, यह वर्ब नहीं बनता है। इसको वर्ब नहीं कहें आप, यह सिर्फ बनेगा तो क्या बनेगा? प्रेपोजिशन बनेगा। अगर यह प्रेपोजिशन बनेगा तो इसमें फिर वही बात कि एस या ई एस का यूज
नहीं कर नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? अब आगे देखें, इसी के जैसा अर्थ देने वाला जो दूसरा वर्ड है वह कौन सा है? एक्सेप्ट है, ठीक ही था। और दूसरा वर्ड है बट। बट का भी दो अर्थ है, इन सब का अर्थ तो एक ही हुआ। क्या अर्थ हुआ? छोड़कर, या के अतिरिक्त, या के अलावे। इन सब का अर्थ यही है कि छोड़कर, छोड़कर, के अतिरिक्त, या के अलावे, यही अर्थ देगा। लेकिन बट में भी थोड़ा कंफ्यूजन है, और वो बट क्या करता है? बट कंजंक्शन भी बनाता है। तो जब यह कंजंक्शन बनाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा परंतु या लेकिन। परंतु या लेकिन, अगर यह कंजंक्शन बनाता है तो इसके आगे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, लेकिन बट अगर प्रेपोजिशन बनाता है तो इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे देखें, आई was present there but he did not see me। अब इन सेंटेंस में अगर हम देखें तो बट किसका काम कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। किस किस को? इस वाक्य को इस वाक्य से जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन का अर्थ होता है क्या? दो क्लॉजों को, दो वर्डों को जोड़ना। तो बट यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, और इसलिए इसके आगे जो यूज किया गया है वह क्या है? नॉमिनेटिव केस का। लेकिन अगर यह प्रेपोजिशन बन जाए कहीं सेंटेंस के अंदर, तब क्या होगा? जैसे अगर कहीं प्रेपोजिशन बनता है, चलिए इसी को प्रेपोजिशन बना करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा दे, बट आई वाज प्रेजेंट देयर। बताइए इस सेंटेंस में कहां गलती है? अब यहां जो बट है वह प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि यह जोड़ने का काम कर नहीं रहा है। अगर जोड़ने का काम नहीं कर रहा है तो यह प्रेपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा नहीं। अगर यह प्रेपोजिशन हुआ तो इसका जो केस होगा ऑब्जेक्टिव केस, यहां मी हो जाएगा। अगर मी हो गया तो यह तो ऑब्जेक्ट बन गया, ये मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो इसको इस वाज से लेना देना कुछ नहीं है, तब इस सब्जेक्ट से लेना देना होगा। और यहां वाज भी ना होकर के क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। दे बट मी वेयर प्रेजेंट देयर। इसका अर्थ क्या हुआ? कि दे वेयर प्रेजेंट, दे वर प्रेजेंट देयर बट मी, यानी वे लोग वहां उपस्थित थे लेकिन मैं नहीं था, यानी मुझे छोड़कर बाकी सभी वहां उपस्थित थे। इसका अर्थ तो यही हुआ कि दे वर प्रेजेंट देयर बट मी, ये अर्थ दे देगा। तो ये जो कंडीशन है वह इस तरह से आता है। तो बट क्या है? प्रेपोजिशन है। बट कंजंक्शन है, कंजंक्शन होगा तो नॉमिनेटिव केस लेगा, प्रेपोजिशन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस लेगा। अनलाइक क्या है? प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। चलिए इस पर दो चार एग्जांपल लिख देते हैं, फटाफट इसको नोट करें और उसको बनाने की कोशिश करें, जल्दी से नोट करें। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। बोले थे आज स्पीड चलेगा, हेलो, लेकिन बार बार यो जो है हेलो काम नहीं कर रहा है, क्या करें। चलिए लिखने में टाइम लगता है इसलिए मैंने रोक दिया था। आगे देखें सेंटेंस को और बनाने की कोशिश करें। क्या पढ़े हम लोगों ने कि लाइक बट डिसलाइक यही कंफ्यूज करते रहता है। तो उस कंफ्यूजन को मैंने उससे पहले जो कंसेप्ट दिया था उस कंसेप्ट पर आप इसे सोल्व करें। चलिए आज मेरा रूप आप अलग देखेंगे, जो मैं था हूं नहीं, जो हूं वो मैं था नहीं। चलिए ही लाइक आई हैव टॉट इंग्लिश, क्या होगा इसमें?
ही सेंटेंस में सब्जेक्ट है, लाइक यहाँ क्या है, प्रेपोजिशन है कि वर्ब है? अगर वर्ब होता तो यहाँ पे हैव का यूज नहीं होता। इसका अर्थ या सेंटेंस में क्या है, प्रेपोजिशन है। अगर यह प्रेपोजिशन है तो इसका आगे ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, मी का यूज होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के आगे ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब अगर यह ऑब्जेक्टिव केस जब हो ही गया तो इसके साथ इसका जो वर्ब है इसका रिलेशन कुछ भी नहीं रहेगा, यह सब्जेक्ट के रिलेशन में चला आएगा। और ही सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट। इस मी से उसको कोई लेना देना नहीं है, और ही के साथ हम हैव का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, हैज, तब जाके सेंटेंस सही होगा ही लाइक मी टॉट इंग्लिश। अब इसको आप बाहर करके देखें, समझ में आ जाएगा। ही हैज टॉट इंग्लिश लाइक मी, कर करके देखते रहें, वो समझ में आ जाएगा आपको। इन दोनों को उठा करके बाहर रखें, सेंटेंस अपने आप में मीनिंगफुल हो जाएगा। दूसरा देखें, आई एक्सेप्ट दे आर अलाउड टू गो। एक्सेप्ट क्या है, सेंटेंस का प्रेपोजिशन है। अगर यह प्रेपोजिशन है तो अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेगा, और दे क्या होता है, नॉमिनेटिव होता है। इसका ऑब्जेक्टिव अगर हमें रखना है तो क्या रखना होगा, देम। और जैसे ही हमने देम रखा तो इस देम से इस आर को कोई लेना देना नहीं है, यह सब्जेक्ट के आधार पर यूज होगा। और देम हमारा हो क्या गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में क्या है, आई। तो आई के अकॉर्डिंग अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे आर का यूज नहीं होगा, यूज किसका होगा, एम का, तब जाके सेंटेंस सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही डिसलाइक दिस। डिसलाइक प्रेपोजिशन थोड़े होता है, डिसलाइक तो वर्ब ही होता है, और ही के साथ हमें सिंगुलर बनाना है, डिसलाइक्स लिखना होगा, दिस गेम। अब यहाँ पे लाइक क्या है, प्रेपोजिशन है। क्यों, क्योंकि वर्ब का यूज तो पहले हो चुका है, यहाँ पे यह काम किसका करेगा, प्रेपोजिशन का, और इसके आगे जो यूज होगा वह ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो इसका अर्थ हो गया यहाँ पे मी होगा। सी नॉट एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक, बताएं इसमें क्या होगा। सी नॉट एंड, नॉट एंड, कहीं नॉट एंड एक्सेप्ट का मीनिंग तो नहीं दे रहा है। अगर नॉट एंड एक्सेप्ट का मीनिंग दे रहा है तो ये ऑलरेडी किसका अर्थ हो जाएगा, यह प्रेपोजिशन के कैटेगरी का वर्ड हो जाएगा। और जैसे ही यह प्रेपोजिशन के कैटेगरी का वर्ड हुआ तो इसमें आने वाला जो वर्ड होगा सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, मी हो जाएगा। और इस मी को इस हैव से कोई लेना देना नहीं है, यह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलेगा। सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है, सी है, तो सी के आधार पर यहाँ पे यूज करना होगा हैज, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आप इसे बाद में उठा के रखें, समझ में आ जाएगा। सी हैज मेड अ मिस्टेक, नॉट एंड नॉट क्या होगा, नॉट एंड मी, अर्थात कौन नहीं, समझ में आ रहा है। तो यह एक्सेप्ट के अर्थ में होगा, के छोड़ करके। गलती किसने किया, इसने, और छोड़ा कौन, तो इसने। दे बट आई एम गोइंग टू सी द ताज। बट क्या कर रहा है यहाँ पे, कर क्या रहा है, दो क्लॉजों को जोड़ रहा है क्या, नहीं। अगर नहीं जोड़ रहा है तो यह कंजंक्शन नहीं है, यह है क्या, प्रेपोजिशन। और जैसे ही यह प्रेपोजिशन हुआ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और इसके साथ मी का यूज करेंगे। और जैसे ही मी करे तो इसे हमको लेना देना इससे कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मी तो हो गया ऑब्जेक्ट, चलेगा सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट है सेंटेंस में दे, और यहां करना होगा आर। समझ में आ रहा है। अर्थ के लिए इसे आप बाहर रख करके देखें, समझ में आ जाएगा। दे आर गोइंग टू सी द ताज बट मी, मुझे छोड़कर वे लोग जा रहे हैं। चलिए नोट करें फटाफट, कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। यह था क्या, नॉमिनेटिव केस का यूज कहां करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहां करते हैं, लाइक, डिसलाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, ये जो कंफ्यूज करते रहता उसको हम लोगों ने समझा। अब चलते हैं उसी पर्सनल प्रोनाउन के अरेंजमेंट के तरफ। अरेंजमेंट क्या होता है, यानी पर्सन का जो अरेंजमेंट हम करते हैं, पर्सन जो है हमारे पास, उसका अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं। तो दो तरह से करते हैं पर्सन का अरेंजमेंट। कैसे कैसे, एक होता है जो अगर पर्सन का बिहेवियर क्या हो, गुड एक्ट में हो, और एक होता है पर्सन का जो बिहेवियर हो वह बैड एक्ट में हो। तो बैड एक्ट के लिए क्या यूज करना है और गुड एक्ट के लिए क्या यूज करना है, ये याद रखना है। गुड एक्ट में चलता है पर्सन का अरेंजमेंट 2 3 यानी 2 3 1, और बैड एक्ट में चलता है 1 2 3। ये 2 3 1 1 2 3 क्या है, ये समझ में आ रहा होगा कि ये 2 क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यह फर्स्ट पर्सन है। 3 क्या है, थर्ड पर्सन है, और 1 क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक उसी तरह यहाँ भी वही बात है, यह फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और 3 क्या है, थर्ड पर्सन है। बैड एक्ट कहते किसको है, जिसमें नेगेटिव
अर्थ देने वाला वर्ड। निगेटिव का मतलब नॉट वाला नहीं, बल्कि ऐसा सेंटेंस जिसका बिहेवियर अच्छा ना हो, जिसमें या तो बात की गई हो, किसी तरह का पाप हो, भूल हो, दोष हो, क्राइम हो, जुर्म हो, या बैड मैनर की बात की गई हो। आदतें क्या हो उसका गलत हो, व्यवहार क्या हो गलत हो, तरीका क्या हो गलत हो, ऐसे सेंटेंस में हम यूज करेंगे 1 2 3 के फॉर्म को, और ऐसे सेंटेंस में यूज करेंगे 2 3 1 को। पॉजिटिवली अगर ले रहा है सेंटेंस का मीनिंग तो ये होगा, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट के रूप में भी यही बात, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यही बात, या सब्जेक्ट भी चलेगा ऐसे ही या ऑब्जेक्ट भी चलेगा ऐसे ही, इसमें भी वही बात, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों के फॉर्म में यही हमें अपनाना है। बस देखना है कि सेंटेंस में क्या है। जैसे सेंटेंस में देखिए, अगर कहा जाए आई एंड यू आर हेल्पिंग हिम, अब इस सेंटेंस में क्या है, गुड एक्ट है, अच्छी बात है ना, मदद करना अच्छी बात है। तो स्पीकर का जो पर्सन है उस पर्सन का सब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है, गुड एक्ट है। अगर उसका बिहेवियर क्या है, गुड एक्ट है, तो यह पर्सन का रीअरेंजमेंट क्या होगा, 2 3 1। अब देख रहे हैं कि यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यह तो गलत हो गया। इसको ऐसे करें, यू एंड आई रखें, तब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पे सेंटेंस में ऐसा रहे कि यू सी एंड आई, यू सी एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक। अभी सेंटेंस को बताएं क्या गलती है इसमें। गलती करना क्या है, बुरी बात है ना, बैड एक्ट हो गया ना, तो गलती करना बात है, तो इसके लिए हमें पर्सन का जो अरेंजमेंट होगा 1 2 3 पे लेके जाना होगा, इसको काटना होगा, और इसका सही फॉर्म होगा आई यू एंड सी, तब जाके यह सेंटेंस सही होगा। अगर इसी में रहे ऐसा कि ही स्कॉल्डेड यू एंड मी, बताएं क्या यह सही है। उन्होंने डांटा, डांटा क्यों, आपने कोई खराब काम किया होगा तभी तो डांटा, बैड एक्ट किया होगा तभी तो डांटा, कोई ऐसे कार्य गलत किया होगा तभी डांटा, आपसे भूल हुई तभी डांटा, आपने कोई जुर्म किया तभी डांटा, आप में कोई बैड मैनर है तभी डांटा। हेलो, इसीलिए सेंटेंस में हम क्या करेंगे, पर्सन का अरेंजमेंट 1 2 3 में लेके जाएंगे। यह क्या है, 2, यह हो गया 1। अब उल्टाइए आप इसको, तो क्या होगा, ये तो गलत है, इसके जगह होगा मी एंड आई। आप फटाफट नोट करें, तब तक हम इंक फिल कर लेते हैं स्केच में। चलिए, नोट क्या हो गया, तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस के विषय में हमने पढ़ा, और उसमें सभी नॉमिनेटिव फॉर्म के जाना, इट को छोड़ करके। इट का फंक्शन क्या है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना करके रखा है, आप वहां से देख सकते हैं कि इट का यूज कैसे होता है, इट का फंक्शन क्या है, सेंटेंस में इट क्या क्या फॉर्म में आ सकता है, किस किस के बदले इसका यूज हो सकता है, ये सारा कंडीशन मैंने उसमें रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इट की ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम पॉजिटिव केस के तरफ। पॉजिटिव केस, दो केसों के विषय में आपने जाना। अब जो है पॉजिटिव केस के विषय में जान लेते हैं कि पॉजिटिव केस होता क्या है। पॉजिटिव केस या तो संबंध दिखाता है या अधिकार, इसका भी वीडियो अलग से मैंने बना के रखा है, वो है अवेलेबल, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट के तौर पे पढ़ा दूं कि पॉजिटिव केस दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है पॉजिटिव डिटर्मिनर, जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं, और एक है पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे सेंटेंस में माइन का जिक्र करते हैं, तो माइन क्या है, यह पॉजिटिव प्रोनाउन है, और माइन किसके इक्विवेलेंट है, तो माई प्लस नॉन के इक्विवेलेंट है। ठीक उसी तरह से योर्स, अगर योर्स की बात करते हैं तो योर प्लस नॉन के इक्विवेलेंट है। उसी तरह से अगर हम बात करें
हर्ष, तो यह हर प्लस नॉन का अर्थ देता है। अगर बात की जाए आवर्स, तो आवर्स का अर्थ आवर प्लस नॉन का है। देयर्स की अगर बात करते हैं तो देयर्स का अर्थ देयर प्लस नॉन से है। ठीक उसी तरह से हिज क्या है, दोनों फॉर्म में आता है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन भी है, तो कोई अंतर नहीं है इसमें, हिज प्लस नॉन ही होगा। तो ये बात याद रखनी है आपको। तो माय का अर्थ माय प्लस नॉन से है। कहां पे यूज करते हैं ये भी बात याद रखें कि पॉजेसिव प्रोनाउन जहां कहीं भी लिखा जाए इसके साथ हम नॉन का यूज नहीं करेंगे। पहली बात कि पॉजेसिव प्रोनाउन बिना नॉन होगा, और दूसरी बात कि पॉजेसिव एडजेक्टिव विदाउट नॉन हो ही नहीं सकता है। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, नॉन का, चाहे वो कोई भी नॉन हो। एक बात इसमें याद रखनी है आपको कि जैसे अगर हम बात करें पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ माय, माय पेन, पेन क्या हो गया, नॉन, ठीक है। माइन पेन हो सकता है, नहीं, क्योंकि माइन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है और इसके साथ नॉन का यूज नहीं हो सकता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। क्या माई गो लिख सकते हैं, माई गो नहीं, मेरा जाना। अगर इसको लिखना ही है तो आपको इसको नॉन बनाना होगा और इस गो में आईएनजी जोड़ना होगा, माई गोइंग लिखना होगा, माई सिंगिंग लिखना होगा, माई सिंग नहीं लिख सकते हैं। तो नॉन बना करके आप रख सकते हैं सेंटेंस के अंदर। इस पर कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट करें आप इसे फटाफट। हेलो, समझ में आ गया। तो माई के साथ हम नॉन का यूज करेंगे। हाँ, इम्फेसिस करने के लिए ऑन शब्द का प्रयोग एक आता है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मेरा अपना, तुम्हारा अपना, ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका, माय और ऑन का। यह इम्फेसिस के लिए आता है, तुम्हारा अपना, योर ऑन। जैसे दिया रहेगा यह तुम्हारी अपनी गलती है। अब ऐसे सेंटेंस में यह जो तुम्हारी के साथ अपनी शब्द आ गया, यह यूज कर रहा है किस कंडीशन में, तो इस पॉजेसिव डिटर्मिनर को इम्फेसिस करने के लिए यूज किया गया है। तो ये बातें याद रखनी है। दिस इज योर ऑन मिस्टेक। तो कभी भी अपना शब्द का प्रयोग हम ऑन का तब करेंगे जब उस पॉजेसिव डिटर्मिनर के साथ इम्फेसिस की बात की जाएगी तब। ऐसे नहीं कि हर जगह कहीं भी लगा दें आप। जैसे सेंटेंस में दिया रहेगा कि मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। अब यहां पे मत घुसाइए, ऑन का प्रयोग मत कीजिए। कहने का मतलब ये कि आई डू माई ऑन वर्क, यहां पे नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि माई का अर्थ ही यहाँ पे अपना का अर्थ हो गया। तो ये भी हमें याद रखना होगा कि ऑन का शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब तुम्हारा अपना, उसका अपना, हमारा अपना, ये सब कंडीशन आए और पॉजेसिव डिटर्मिनर को इम्फासिस करने के लिए जब यूज में आता है तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका, OWN का। तो ये बात याद रखनी है। चलिए, जो हमने पढ़ा था उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लिखने जा रहे हैं, उसको सोल्व करना है आपको। कुछ क्वेश्चंस देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बता दें कि पॉजेसिव प्रोनाउन की बात जब हमने की थी तो उसमें एक चीज हम लोगों ने बताया था कि जैसे सेंटेंस में दिया रहेगा दिस इज पेन और दैट पेन
अब बताए यहाँ पे योर होगा कि योर्स, यहाँ पे माई होगा कि माइन। सेंटेंस में देख रहे हैं पेन क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा, माइन का यूज नहीं होगा। इसमें नाउन कहीं है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमें यूज ही नहीं करना है किसका, पॉजेसिव एडजेक्टिव का, प्रोनाउन ही आएगा। तो योर्स ही सिर्फ लिखेंगे क्योंकि नाउन तो पहले आ गया। बिना नाउन का यूज होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं इसका, जैसे दिया रहेगा इज गुड कंट्री। अब सेंटेंस में आप बताएं यहां पे कि आवर होगा कि आवर्स का यूज करेंगे आप, क्योंकि आवर के लिए क्या चाहिए, आवर के लिए चाहिए कोई ना कोई नाउन। सेंटेंस में क्या इसमें नाउन है, नहीं है, उसके आगे तो वर्ब है। अब उसके आगे वर्ब है तो ये आवर्स तो होगा नहीं, होगा क्या, आवर्स। अब आवर्स इसलिए होगा क्योंकि आवर्स का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आवर प्लस नाउन। और सेंटेंस में नाउन देख रहे हैं कहाँ पे है, कंट्री यहाँ है। यह नाउन का अर्थ ले लेगा, सेंटेंस क्या में बनाएगा, यह सेंटेंस बना देगा आवर कंट्री इज गुड। ये जो हमने कहा उसका अर्थ यही है। तो कहने में अंतर है लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। आवर्स इज गुड कंट्री, आवर कंट्री इज गुड, बतवा बराबरे है। आवर्स के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता, आवर बिना नाउन का नहीं होता। बस अंतर यही है दोनों में, और कुछ अंतर नहीं है। तो कहाँ करना है नहीं करना है अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तब तक हम वीडियो को रोक करके लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा और उसके बाद समझेंगे। तो हम अब रोक कुछ देर के लिए रोकते हैं वीडियो को, नहीं तो लिखते लिखते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं और उसके बाद आपके सामने उस क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। चलिए आप देखिए 15-20 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं इस चैप्टर से पर्सनल प्रोनाउन से। कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, फटाफट इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। जो कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस यहाँ पे है, उसमें से कुछ मिलता जुलता भी क्वेश्चंस है, आसानी से बन जाएगा, बनाने की कोशिश करें। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बड़ा ही सॉफ्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कभी कभी मैं गलती भी बोल देता हूँ, खैर वो उस पर ध्यान दें। यहाँ क्वेश्चन में देखें, डिफिकल्ट होता है और इजी होता है, हार्ड और सॉफ्ट अलग वर्ड में यूज किया जाता है। यू एंड मी आर एबल टू डू इट, क्या होगा सेंटेंस में, एबल टू डू इट, आप और मैं इस काम को करने में सक्षम हूं। इसका अर्थ हुआ कि पर्सन का रीअरेंजमेंट क्या होगा, गुड एक्ट में होगा, और गुड एक्ट में होगा तो पहले क्या होगा, सेकंड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो सब्जेक्ट जो बन रहा है यू भी बन रहा है, यह सेकंड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है, यह फर्स्ट पर्सन है। 2 3 1 के फॉर्मूला पर चलेगा, 3 है ही नहीं तो 1 आ गया पहले। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि आर क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस होता है, इसलिए यहाँ पे यूज जो करना पड़ेगा वो आई का। चलिए स्केच चेंज करते हैं, यहाँ पे यूज करना होगा किसका, आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट इज हिम, कुछ देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने, इम्फैटिक के फॉर्म में किसी नाउन प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए इट का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। जैसे इट इज आई, इट इज यू, इट इज ही, इन सभी सेंटेंस में हम यूज करते हैं किसका, इट का। मैं ही तो हूँ, तुम ही तो हो, वही तो था, ऐसे कंडीशन में तो रियल सब्जेक्ट हमारा ही होगा, इसलिए वर्ब के बाद भी नॉमिनेटिव केस आता है यहाँ पे। इट इज ही हु हेल्प्स, अब हेल्प्स क्या है, सेंटेंस का वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, सी ऑब्जेक्टिव केस होता नहीं है, इसलिए इसमें हम यूज करेंगे हर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थ्रोअली। देखिए सेंटेंस में क्या गलती किया है कि अगर आपने लेसन का तैयारी किया है अच्छी ढंग से, या बैड एक्ट है कि गुड एक्ट है, या गुड एक्ट है तो पर्सन का जो अरेंजमेंट होगा वह क्या होगा, 2 3 1, तो पहले 3 उसके बाद 1। 2 नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो देख रहे हैं 3 है और 1 है, तो इसको उल्टाइए आप, क्या होगा, ही एंड आई हो जाएगा। यू ही एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक, मेड अ मिस्टेक ये पहले भी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, या किस में जा रहा है, बैड एक्ट में जा रहा है। अगर यह बैड एक्ट का है तो पर्सन का अरेंजमेंट क्या होगा, गुड एक्ट में ये चलता है और बैड एक्ट में चलता है 1 2 3, या बैड एक्ट के लिए है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका अर्थ हुआ कि यह जो फॉर्मेशन है, अरेंजमेंट है, यह गलत है। 1 2 3 कीजिए, 1 क्या है, आई, 2 क्या होता है, यू, और 3 क्या है, ही, तो हो जाएगा इसके जगह ये, हैव मेड अ मिस्टेक। अगला क्वेश्चन, द टीचर स्कॉल्डेड ही एंड आई, शिक्षक ने डांटा, डांटा क्यों,
कुछ खचरपनी किए होंगे तभी डांटा, ऐसे तो नहीं डांट सकता है। इसका अर्थ हुआ कि पर्सन रीअरेंजमेंट बैड एक्ट में जाता है, तो इसलिए यह रीअरेंजमेंट उल्टा होगा, पहले आई होगा उसके बाद क्या होगा, ही। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि स्कॉल्डेड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद जो हम यूज करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो आई को चेंज करना होगा किस में, आई को चेंज करना होगा मी में, और ही को चेंज करना होगा हिम में। तो यहाँ ही ना लिख करके लिखे आप क्या, हिम। तो क्या बन गया, यहां हो जाएगा मी, अरे पूरे काट के ही लिख देते हैं। आई के जगह आप मी लिखें और ही के जगह हिम लिखें। लिखने का वजह क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यही कंडीशन है। चलिए, इतना घचर फचर करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन सेंटेंस में क्या आता है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद किसका यूज करते हैं, तो प्रेपोजिशन के बाद यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का। यू ऑब्जेक्ट होता ही है, बस आई को आप ऑब्जेक्ट बना दें, मी हो जाएगा। दीज आर माइन बुक्स। हमने कुछ देर पहले पढ़ा है कि पॉजेसिव डिटर्मिनर के साथ नॉन का यूज होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नहीं। अब माइन है और बुक्स है, क्या करें, बुक्स के पहले अगर लिखना है तो माइन को हटाना होगा और इसके जगह लिखना होगा माई, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा। और दोज बुक्स आर योर, योर के साथ कोई नॉन चाहिए, नॉन नहीं है सेंटेंस में, तो यहाँ योर्स करना होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन रखना होगा। अब अगला क्वेश्चन 8। आवर इज गुड स्कूल वेयर मी रीड। क्या सेंटेंस में गलती है, इस सेंटेंस का वर्ब है, वर्ब से पहले हम रखेंगे तो आवर जो है पॉजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है, प्रोनाउन तो है नहीं। इसका अर्थ हुआ इसको नॉन लेकर के आना पड़ेगा, तब जाके सब्जेक्ट बनेगा। अगर यह नॉन लेकर के नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, आवर्स कर दें, आवर्स इज गुड स्कूल वेयर। अब रीड है सेंटेंस में वर्ब, वर्ब से पहले आप सब्जेक्ट रखें तो मी को हटाएं और आई का यूज करें, सब्जेक्ट बनाएं। 9वां, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। वन, अब यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव रखना है, वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज नहीं होता, वंस, ये आप याद रखें। तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको क्या, वंस का प्रयोग करना होगा। चलें, आप नोट करें इसे फटाफट। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें, अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं। कह रहा है योर कॉलेज इज बेटर देन मी। हम लोगों ने पढ़ा था कि योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ क्या आया है, नॉन। अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नॉन का कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, मी से, जो गलत है। करना किससे होगा, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नॉन का कंपेयर हमें पॉजेसिव प्रोनाउन से करना होगा। तो मी के जगह क्या रखना होगा, माइन, और यही माइन का अर्थ क्या होगा, माई प्लस नॉन। और नॉन का अर्थ कहाँ से लेगा, पिछले वर्ड से, माई कॉलेज से। तो माई कॉलेज भी हम वहां नहीं लिख सकते क्योंकि नॉन का रिपीट नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि माइन लिख दें। तो माइन क्या होगा, माई प्लस नॉन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एवरीवन कैन डू देयर वर्क प्रॉपरली। एवरीवन का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वह देयर नहीं होकर के क्या लिखना होगा, हिज का यूज करना होगा, हिज वर्क होगा, ये बात याद रखें। अगला क्वेश्चन, यू एंड आई हैव डन योर माई आवर वर्क। क्या लेंगे, यहाँ यू है और आई है। एक बात हमें याद रखना है, जब किसी सेंटेंस में सेकंड पर्सन भी हो और फर्स्ट पर्सन भी हो तो उसका जो हम केस लेंगे वह केस हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आवर। अगर किसी सेंटेंस में सेकंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन ना हो, तो उसका जो केस लेंगे वह पॉजेसिव डिटर्मिनर के रूप में योर का ही यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, सेकंड पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन भी है, तो इन दोनों को के बदले जो पॉजेसिव प्रोनाउन रखेंगे, योर अगर हम रखते हैं तो यू का हो जाता है, माई रखते हैं तो आई का हो जाता है, इसलिए बेहतर होगा इसमें क्या करें, आवर का यूज कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू एंड आई हैव डन आवर वर्क, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, उसी तरह से बनेगा यह। यू एंड ही हैव डन योर, हिज, देयर। यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है। कोई भी पर्सन अगर सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन नहीं हो, तो योर ही ले, योर का यूज करें। आगे देखें। ही ऑब्जेक्टेड टू मी गोइंग टू दिल्ली। उन्होंने रोका, मी गोइंग, मेरा जाना रोका। गोइंग सेंटेंस में यहाँ पे क्या है, नॉन का काम कर रहा है, तो इससे पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे,
माई, मेरा जाना रोका तो इसलिए माई गोइंग करेंगे, यह सेंटेंस सही होगा। ये डिस्कस हम लोग पहले कर लिए थे कंसेप्ट में ही। ही सिंगिंग इज नॉट बेटर देन यू, ही सिंगिंग, क्या यह सेंटेंस होगा? सिंगिंग यहाँ पे क्या है? इज से पहले आ गया, इससे पहले आ गया तो यह सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, और सब्जेक्ट यह तब बनेगा जब यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, अर्थात पॉजिटिव डिटरमिनर हिज सिंगिंग लिखें तो जाकर के यह सब्जेक्ट बन सकता है। तो ही को हटाएं, हिज सिंगिंग इज नॉट बेटर देन। अब जैसे ही हिज सिंगिंग आ गया तो इस क्वेश्चन को देखें, योर कॉलेज वाला, एडजेक्टिव प्लस नॉन इक्विवेलेंट पॉजिटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्लस नॉन इक्विवेलेंट पॉजिटिव प्रोनाउन। तो यहाँ यू न लिख करके यहाँ लिखना होगा क्या? योर्स। योर्स लिख दिए तो अब इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, योर सिंगिंग हो जाएगा उसका अर्थ हिज सिंगिंग, और योर्स का मतलब योर प्लस नॉन अर्थात योर सिंगिंग। अगला क्वेश्चन, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे देयर। फोर्स्ड, यह सेंटेंस का क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, माई फ्रेंड यहाँ ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन आई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी करना होगा। लेकिन और करेक्शन की आवश्यकता है। क्या करेक्शन की आवश्यकता है? जब फोर्स दिया जाता है किसी भी चीज़ों पर तो हमें पर्सन को ध्यान में ये भी रखना पड़ता है कि कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा, और वह बैड एक्ट, गुड एक्ट, और साथ में फोर्स के जगह पर हमें अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 लेकर के चलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर। विकास एंड माई सेल्फ, सॉ क्या है? सेंटेंस का वर्ब, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। विकास तो सब्जेक्ट बना, लेकिन माई सेल्फ सब्जेक्ट बनेगा नहीं, इसलिए इस माई सेल्फ को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इसका नॉमिनेटिव फॉर्म, और आई लिखना होगा यहाँ पे, तब होगा विकास एंड आई सॉ द पिक्चर। चलें अब 2 4 क्वेश्चन और ले रहे हैं इन्हीं कंसेप्ट के आधार पर, और उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। चलें अब इस क्वेश्चंस को देखें और सॉल्व करें। क्या कर रहा है? थैंक गॉड योर फैमिली एंड यू आर सेफ। योर फैमिली एंड यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। योर फैमिली हो गया कौन सा? थर्ड। तो इसको अरेंज करने के लिए योर फैमिली कहाँ चला जाएगा? यू के जगह, और यू आ जाएगा इसके जगह, जा करके सेंटेंस तब करेक्ट होगा। पहले यू होगा और उसके बाद एंड योर फैमिली होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही मोर देन मी वेयर अटेंटिव इन द क्लास। क्या सही होगा? मोर देन क्या हो रहा है सेंटेंस में? कंपेयर की बात हो रही है, तो कंपेयर किसके बीच में होगा? ही और मी के बीच में होगा। अगर ही और मी के बीच में होगा तो मी यहाँ पे किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पे लिखना होगा आई। अब यह आई मेन सब्जेक्ट जो हमारा है वह क्या है? ही है, तो मेन सब्जेक्ट ही है तो ही के अकॉर्डिंग चलेगा। यह कंपेयर वाला सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि ही का कंपेयर मी से किया है और मी बदला है आई में, तो इसीलिए ही का जो वर्ब होगा यहाँ वाज नहीं होगा, वर्ड नहीं होगा, वाज का प्रयोग करेंगे, तब जाके सेंटेंस सही होगा। इसको बाद में रख करके देखें, मोर देन आई को सेंटेंस सही हो जाएगा, कि मोर देन आई को आप उठा के सेंटेंस के लास्ट में देखें तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आई एक्सेप्ट दे आर अलाउड टू गो। सेंटेंस में कि एक्सेप्ट क्या है? प्रेपोजिशन है, तो कह रहा है कि एक्सेप्ट दे, उन लोगों को छोड़कर मुझे सिर्फ जाने की अनुमति मिली। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह प्रेपोजिशन है, और यह प्रेपोजिशन के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देम। अब देम जैसे ही ऑब्जेक्टिव केस में आया तो इसको, इससे वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, आई के साथ जो वर्ब चलेगा वह चलेगा एम। अब इसे बाद में आप रख करके देखें, एक्सेप्ट देम को समझ में आ जाएगा कि आई अलाउड टू गो एक्सेप्ट देम, उन लोगों को छोड़कर, उन लोगों के अतिरिक्त, ये बात हो जाएगी। दे बट आई एम गोइंग टू सी द गोल घर। दे बट आई का मतलब मुझे छोड़कर, यहाँ बट जो है वह क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का अर्थ मी, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो इसको इस एम से कोई लेना देना नहीं है, एम का यहाँ पे हटाना होगा, और यह सब्जेक्ट के आधार पर आएगा। सब्जेक्ट दे है तो दे के आधार पर आर का यूज हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ही लाइक, यहाँ लाइक वर्ब है कि प्रेपोजिशन है, ये सोचना पड़ेगा। और पिछले कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वर्ब होता तो दूसरा वर्ब यहाँ कहाँ से आता? इसका मतलब हुआ कि लाइक यहाँ किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। एम यहाँ वर्ब दिया ही हुआ है। अब यह प्रेपोजिशन है तो इसको बनाना होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ लिखना होगा मी, और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब भी चेंज होगा और यहाँ हो जाएगा इज, तो बन गया ही इज अ गुड सिंगर लाइक मी। इस लाइक मी को आप बाहर रख करके देखें, सेंटेंस कंप्लीट नजर आएगा।
यानी प्रेपोजिशन वाला बीच में घुसाया रहता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर इसको आप बाहर रख करके देखें तो अर्थ क्लियर हो जाएगा कि ही इज अ गुड सिंगर लाइक मी, अर्थात वह मेरे जैसा ही एक अच्छा गायक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और मैं स्पीड बढ़ाने का रीजन क्या था, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है और कारण भी यही था। चलिए नोट करें आप, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट प्रोनाउन के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।